नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी रामपुर में आजम वर्सेस अखिलेश। आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और जैसे ये समय आया वैसे संग्राम तेज हो गया। और वो किसके लिए तेज हुआ वो आपको बताते हैं। लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा संग्राम शुरू हुआ है जिससे चुनाव से पहले चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन था। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों में रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद में भी चुनाव होना है। रामपुर में कभी आजम खां की तूती बोलती थी और सपा में टिकट के बंटवारे में आजम खां की हुकूमत चलती थी। रामपुर की सीट पर जीत हार का असर पूरे पश्चिम यूपी में पड़ता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 घंटे के भीतर रामपुर और मुरादाबाद में सपा के भीतर ऐसा खेल शुरू हुआ जो उनके चुनावी लिहाज से कतई मुफीद नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में आजम खां वर्सेस अखिलेश की जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन बुधवार को खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में सियासी विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इस सियासी विवाद में 5 किरदार अहम हैं। इसमें से 2 वो लोग हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी रामपुर और मुरादाबाद से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा 2 लोग वह हैं जिनके हाथ में सपा की बागडोर है। इसके अलावा एक नेता ऐसा भी है जिसके हाथ में नामांकन पत्र आते आते रह गया। 24 घंटों के भीतर रामपुर और मुरादाबाद में सपा के भीतर ऐसा खेल शुरू हुआ जो सपा के लिए कतई मुफीद नहीं है। पहले तो आपको उन 5 किरदारों के नाम बताते हैं जिनकी इस पूरे मामले में अहम भूमिका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा नेता आजम खान, सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन और रामपुर से सपा प्रत्याशी इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा। रामपुर और मुरादाबाद की पूरी कहानी इन 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रही। रामपुर सीट से सपा ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं आजम के करीबी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने दौड़ते भागते अपना पर्चा दाखिल किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर हालत ऐसी रही कि आखिरी वक्त तक पर्चा दाखिल करने वालों के नामों पर सस्पेंस बना रहा। इसके बाद डॉक्टर एसटी हसन ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा, पर चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बाकी है। वहीं सपा ने रुचि वीरा का आखिरी वक्त में सिंबल देकर नामांकन कराया, जिसके बाद सियासी रार बढ़ गई। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें। इसीलिए मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। पार्टी 2 लोगों को सिंबल दे रहे हैं। देखिए, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपको नोटिस में आया ये बताएं। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता। रामपुर लोकसभा सीट, जिसे आजम खान और सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां तो अजब ही हाल रहा। मंगलवार देर शाम सपा की जिला इकाई के अध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस वार्ता कर ऐलान कर दिया कि अगर अखिलेश यादव इस सीट से उम्मीदवार नहीं होंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद आजम खान के नाम से एक कथित चिट्ठी जारी हो गई। अगले दिन सपा दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम
मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारकर आखिरी वक्त में पर्चा दाखिल कर नया माहौल बना दिया। सियासी जानकारों की माने तो आजम खान और अखिलेश के बीच मनमुटाव की आशंका खुलकर सामने आ रही है। आजम के बागी तेवर से रामपुर में आजम वर्सेस अखिलेश की जंग तेज हो चली है। सूत्रों के मुताबिक नदवी को आजम खान पसंद नहीं करते। अखिलेश जब सीतापुर में आजम से जेल में मिलने गए थे तब भी सपा नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील की थी कि वही रामपुर से चुनाव लड़े। आजम चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद की सेफ सीट दी जाए। वह ये भी चाहते थे कि अगर अखिलेश खुद रामपुर से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में ना उतरे तो डॉक्टर एसटी हसन को वहां भेजा जाए। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर एसटी हसन ने रामपुर जाने से इनकार कर दिया और मुरादाबाद से रुचि वीरा का विरोध शुरू हो गया। इसलिए अखिलेश आजम का आग्रह नहीं मान सके। अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव न लड़ने की सूरत में आजम खान को सबसे बड़ी आशंका इस बात की है कि उनकी सियासी विरासत का क्या होगा। अब पहले चरण का नामांकन हो चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। सपा के उम्मीदवार पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर और मुरादाबाद में किसकी सियासत और ताकत का परचम बुलंद रहेगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो कोई भाग रहा है, कोई ये बता रहा है कि पार्टी जो कहेगी वो होगा, लेकिन पार्टी में क्या हो रहा है ये शायद किसी को नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लिए ये बातें थी, क्योंकि एक समय एक बहुत बड़ा पिलर हुआ करते थे आजम खां। वही कहावत है कि सितारे अगर गर्दिश में हों तो क्या होता है। आजम खां इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है, और ये सिरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चर्चा पे आते, रामपुर में अखिलेश बनाम आजम खां, उस पर चर्चा करेंगे। मनदीप सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक तिवारी कांग्रेस के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आजम खां साहब हैं सपा के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। कृष्णा पंडित हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो आजम खां साहब की तरफ ही चलेंगे। आपके नाम की ही चर्चा है और आपके नाम से ही जो नेता हैं वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कुंठित महसूस कर रहे होंगे कि भाई टिकट हमसे पूछते हो, फिर जिसको हम नहीं चाहते उसको टिकट दे देते हो। चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? नहीं है, ये तो सब मीडिया की अफवाहें हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा घूम फिर के एक चीज आजम भाई यहीं रोकूंगा, जब आपके अंदर कुछ हो अगर वो बाहर आके दिख जाए तो मीडिया की अफवाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं यही है, ये बात वही है। बात यही है कि जब आप लोग के बीच कुछ होने लगे तो मीडिया की अफवाह है, और जब अच्छा दिखाएं तो मीडिया बहुत अच्छा है। ये मीडिया को ही क्यों लाते हैं भाई? हम तो पूछ रहे हैं, हम तो आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर हमें पता होता हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम आपसे पूछते ही क्यों? मैंने पूछा ना कि क्या हो रहा है पार्टी में। क्यों कल कहा गया कि हम समाजवादी पार्टी से अगर रामपुर में अखिलेश यादव प्रत्याशी नहीं होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे? क्यों एसटी हसन का टिकट काट के रुचि जी को दे दिया गया? ऐसा क्यों हो रहा है पार्टी में? पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया है, जिसको विभाग दिया वही चुनाव लड़ेगा और वही हमारा अधिकृत प्रत्याशी होगा। बाकी जो छोटी मोटी पार्टी की समस्याएं होंगी वो यकीनन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसको सुलझा लेंगे। वो हो सकता है टाइम बिंग आज हमें लग रहा हो समस्या है, वो समस्या रह नहीं जाएगी। नामांकन वापसी तक यकीनन ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामपुर में अब्दुल सलाम हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ये दौड़ते भागते गए और ये भी जाके अपना नामांकन कराया है। आसिम रजा बहुत करीबी हैं आजम खां के,
वो उन्होंने भी पर्चा खरीदा है। तो जो भी कोई देखिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो वो पार्टी विरोधी काम माना जाएगा। कोई भी इंसान हो, पार्टी बड़ी चीज होती है, व्यक्ति बड़ा चीज नहीं होता है। तो इसलिए पार्टी ने जिसे भी फॉर्म देगी और नामांकन वापसी तक जिसके पास फॉर्म होगा वही पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। उसके अलावा जिस किसी ने पार्टी पर्चा भरा है या तो वो अपना वापस लेगा या तो समाजवादी पार्टी से उसका नाता नहीं होगा। इतनी दिक्कत क्यों आ रही है आजम भाई? एक चीज है कि समाजवादी पार्टी तो बड़ा अच्छा विपक्ष की तौर पे काम कर रही थी, मेरठ में भी कुछ तनातनी है टिकट को लेकर। नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसमें टिकट मांगने वालों की संख्या हर सीटों पे दो तीन है, 1-2-3 है। तो हो सकता है जो पाया हो और जो ना पाया हो उसके बीच थोड़ी बहुत तनातनी हो, लेकिन आप यकीन मानिए जो नामांकन वापसी तक सारी चीजें प्रत्याशी हमारे जो घोषित प्रत्याशी होंगे वही मूल अभी रूप प्रत्याशी से बदले भी जाने प्रत्याशी ऐसे भी माने खबर है, प्रत्याशी बदले जाने की भी खबर है। नहीं, अब तो ना प्रथम चरण खत्म हो गया है। प्रथम चरण में अब किसी प्रत्याशी के बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। जिसके पास मूल रूप से बी फॉर्म होगा वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा, और अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अगर कोई मैदान में है तो वो पार्टी के नियमों और अनुशासन की अवहेलना कर रहा है। चलिए अब आंतरिक मामला है, इसमें हम क्या ही बोलें। लेकिन मेरठ से भानु प्रताप सिंह के भी विरोध में एक करंट विधायक के समर्थक हैं जो लगातार अखिलेश यादव से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। मनदीप सिंह जी हैं। मनदीप सिंह जी, पहले तो खुशी हो रही होगी, जाट लैंड में आज से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कभी बहुत सारी जगह प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो आज होली के बाद हम सब मिल रहे हैं, रंगोत्सव का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया है। तो सब की अपने पैनलिस्ट जो भी साथी बैठे हैं उन सबको ही बधाई है, आपको शुभकामनाएं। और जो आपके इस चैनल के माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं, ऐसी देश की और अपने प्रदेश की जनता जनार्दन को भी होलिका की शुभकामनाएं हैं। अब आते हैं, आज लोकतंत्र का जो एक महापर्व शुरू हुआ है, जिसका आज अंतिम दिन था पहले चरण के चुनाव के नामांकन को लेकर। तो आज लोगों ने देखा है कि किस तरीके से नामांकन की लोगों में उत्साह और सब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, और कि वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कहते हैं ना, ये हम लोगों के ऊपर बहुत आक्षेप लगाते हैं, बहुत दूसरी लोगों की तरफ नजरें बहुत रहती हैं, लेकिन इनके अंदर, इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है। जिसको चाहा उसको जब चाहेंगे बी फॉर्म दे देंगे और जिसको चाहेंगे उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं। अखिलेश यादव स्वयं वो नेता है, सर्वमान्य नेता है इनके, वो जिसको कह दिया वो हो गया। लेकिन एक लोकतंत्र होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है जो तय करती है। अब ये देख रहे हैं कि चलो हमने नामांकन तो करा दिया, अभी नामांकन वापस लेने की तिथि हमारे कुछ दिन बाकी है, उसमें हम तय कर लेंगे, जो हमारे साथ सेटिंग कैटिंग जो भी हो जाएगी उसको हम अपना बी फॉर्म जिसको रद्द हो गया। अपडेट के लिए बता दें कि एसटी हसन का नामांकन ही रद्द हो गया है। वहां से अधिकारित जो प्रत्याशी है सपा की, वो रुचि वीरा है जी, बिल्कुल। उनका एक पता हमने देखा था कि उनको बी फॉर्म दिया गया। खैर, शुभकामनाएं हैं आज। और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी, सब लोग डरे सहमे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का सशक्त नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी से निपटने के लिए हम कैसे उम्मीदवार लाए। उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे। ये भगदड़, ये इस तरीके की चीजें ये दिखा रही हैं कि वास्तव में अंदर कितना ऊहापोह की स्थिति है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, और आपस में ही भगदड़ और मारकाट की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्तंभ की तरह आज जाटलैंड में माननीय योगी जी भी गए हैं, हमारे बड़े नेता भी, सभी लोगों के डिप्टी सीएम हो चाहे सभी लोगों के नामांकन में उपस्थित रह के सबका, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। हम अपने मोदी जी के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश योजनाएं, और जो मुजफ्फरनगर में तो इन्होंने क्या दिया था, दंगा, अभी लोगों ने देखा होगा उस चीज को याद। अभी वो पीड़ा खत्म नहीं हुई, लेकिन क्या उसके बाद से कभी कर्फ्यू लगे?
क्या उसके बाद से कभी बंदी हुई, भारत बंद हुआ? लोगों ने इन सब चीजों को, अभी मैं उस दिन देख रहा था, एक आपके चैनल पे ही दिखा रहे थे, लोगों ने एक यादव जी अपना वो दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या बात है, आप तो अखिलेश के साथ जाएंगे? कहें भैया ये अखिलेश का चुनाव नहीं है। तो हमने कहा तो आप कैसे हो? कहें ये मेरा घर है, इस पे भाजपा झंडा लगा। तो हमने कहा ऐसी कौन सी चीज, आपके पत्रकार ने पूछा, आपको पसंद आई? तो उन्होंने कहा भैया दबंगई खत्म हो गई। तो वो दबंगई खत्म होने का जो लोगों में एक हो गया है कि डर खत्म हुआ है, लोगों में एक वातावरण कानून का जो उपजा है, उसके सहारे हम सब इस लोकसभा में, क्योंकि हमने पिछली बार भी 4 सीटें, 8 में से 4 सीटें जीती थी, एक उपचुनाव में जीती थी। आजकल दबंगई, ईडी, सीबीआई और चलिए, चलिए, मैं दबंगई, ठीक है। हमारा कार्यकर्ता, हमारी लाभार्थी, हमारे सारे बूथ तक के कार्यकर्ता बिल्कुल चुनावी मोड में है और निरंतर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मनदीप भाई, कुछ दिक्कत आपके यहाँ नहीं है, कुछ सवाल हैं। कैसरगंज से प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ, इलाहाबाद से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, मछली शहर से भी शायद से प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ। 12 सीटें हैं जहाँ प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं आप, और आप तो 10 साल से हैं वहाँ पर इस केंद्र में। दिक्कत कहाँ आ रही है? आपके यहाँ तो लोकतंत्र बहुत अच्छा है। अभी तो आप बता रहे थे अखिलेश यादव, चलिए वो क्या ही नेता है जब वो अपनी टिकट इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी में तो सब चीज़ संयम से चलती है, एक स्ट्रक्चर बना है, आप जिसको टिकट दे देंगे वो जीतेगा, ऐसा आप लोग कहते हैं। जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया? वरुण गांधी को क्यों मना कर दिया गया? देखिए, वरुण गांधी को मना कर दिया गया। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय। अरे गुस्साइए नहीं भाई साहब, गुस्साइए नहीं, आराम से। कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है कि आप बिल्कुल ताव में आके जवाब दें। ऐसा ताव में आके जवाब मत दीजिए। अभी तो आप होली विश कर रहे थे, अब आप गुस्सा रहे हैं। बहुत आराम से बात करिए भाई साहब। हम लोगों के पास इतनी योजना थोड़ा सा के साथ उन चीजों को रखते हुए मैं पूछ रहा हूँ, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या मिलेगा? इलाहाबाद से क्या रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटेगा या मिलेगा? ऐसे मछली शहर तमाम जगह है जहां पर आप डिसाइड ही नहीं कर पाए अभी तक। डिसाइड नहीं, मैं भाई साहब मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चर्चा होती है। अब अगर कहीं पे टिकट नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं तो हमने ये तो नहीं कह दिया कि जाके आप नामांकन कर लो या बी फॉर्म उपलब्ध करा दिए। अरे वरुण गांधी गए थे नामांकन का पत्र लेने, वरुण गांधी नामांकन का पत्र लेने गए थे और लेके भी आए थे। 4 सेट आए थे, जबकि उनके निजी सचिव 4 सेट लेके आए थे। तो पहले हाँ करवा दी गई थी क्या? नहीं, हाँ नहीं करा दी गई थी। उनको लगा तो होगा कि किसके मेरा लिए ले टिकट आए? होगा। जितिन प्रसाद के लिए लेने गए थे क्या? पार्लियामेंट्री बोर्ड से किसी की बात नहीं होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी को ये, वो मौजूदा वहां के सांसद हैं, उन्होंने अपनी तैयारी की होगी, लेकिन पार्टी ने जैसा दिशा निर्देश दिया, उन्होंने अपने को बैकफुट पे लाते हुए कहा पार्टी जहां कहेगी मैं मेनका गांधी अपनी माता जी का प्रचार करूंगा और उसके साथ पार्टी जहां मेरा उपयोग करना चाहेगी करेगी। चलिए, और बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चर्चाएं हो रही हैं धीरे धीरे। सारे टिकट अभी आगे के चरणों में चुनाव है। कोई हमने किसी को ये नहीं कह दिया कि आपका टिकट कट गया है। आपका जिसका भी होगा एक बार होगा। चलिए, जिसका भी हो अच्छे से हो। और आप लोग गुस्सा मत करिए, बस मैं कह रहा हूँ आप नाराज हो गए। लेकिन चलिए, आलोक तिवारी है, बहुत देर से डिबेट को सुन रहे हैं। 17 सीटों पे तो ये भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं कि, लेकिन उस तरीके का रुझान इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। हम रामपुर की जो भागदौड़ देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस में अमेठी रायबरेली में ऐसी भागदौड़ होने वाली है आलोक जी, क्योंकि प्रत्याशी आप भी अभी तक नहीं ला पाए हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है आलोक जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आई? हाँ हाँ, आवाज आ गई। प्रत्याशी तो ये वेट होता है और डिक्लेयर होते हैं। और जहां तक अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये बार बार ये बात कर रहे थे कि सपा में ऐसी उठापटक है। आपने भी अपनी रिपोर्टिंग में ये कहा, सपा की इंटरनल डेमोक्रेसी, वहां पर इजाजत है, अपने को एक्सप्रेस करने की इजाजत है। और पार्टी में जब डेमोक्रेसी होती तो ऐसी उठापटक आपको नेचुरली नजर आएगी ही आएगी। और ये जो अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है और इनका एक 80 पर 80 बातें हैं, ये बहुत ही नॉन डेमोक्रेटिक नारा है। और ये जो बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बहुत दुहाई दे रहे थे। 120 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड करने वाले लोग डेमोक्रेसी की बात ना करें। इन फाइटिंग हर पार्टी में होती है। इनके यहाँ तो इन फाइटिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में है, क्योंकि योगी ये जानते हैं कि मोदी जो है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी मोदी, भारत के प्रधानमंत्री भी मोदी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी मोदी, भारत के प्रधानमंत्री भी मोदी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी मोदी।
केवल एक सूबा है मनमोहन सिंह की सरकार है। मनदीप जी बात सुनिए मनदीप जी, बात खत्म सरदार होने जी, दीजिए उनकी। आप विषय से भटक के दंगे पर बातचीत कर चुके, हम दंगे पर आ जाएंगे। आप विषय से भटक के दंगे पर बातचीत कर चुके, अभी हम दंगे पर आ जाएंगे, पूरी असलियत खुल जाएगी। है तो आप मुझे मुझे डिस्टर्ब मत करिए। मनदीप जी आलोक जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। नो, दिस इज क्वाइट इंडिशन। आप अपनी पार्टी की कल्चर यहाँ दिखाइए, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं। नहीं, आप मुझको मत समझाइए, मुझको मत समझाइए। अरे कोई किसी को नहीं समझा पा रहा, यही तो दिक्कत है इस देश में। आप थोड़ा शांत हो जाइए तो उनकी बात सुन लें। अरे 2 मिनट बात तो सुनिए भाई, बात तो सुन लीजिए। वैसे कहाँ बोल पा रहे हैं वो लोग। आपकी बात मेरी बारी में आप मेरा टाइम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? अगर चैनल को नहीं समझ में आएगा वो मेरी आवाज को म्यूट कर देगा। अरे मैं म्यूट केवल करवा रहा हूँ अपना विरोध आपको। 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो नहीं बोले। आप इतिहास में ही जिंदा रहने वाले हैं और देश की खुशियों को इतिहास का प्रश्न बना चुके हैं। आपने इतना तो कहा कि हम जिंदा रहने वाले हैं। आपने रोटी रोटी को मोहताज, आपकी यही सब बातें कर चुके हैं। आपने आडवाणी के साथ क्या किया? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्का देकर निकाल देते हैं। आपके स्क्रीन पर कैमरे के सामने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आ जाते हैं तो अमित शाह उन्हें धक्का देकर निकाल देते हैं। ये आप करते हैं अपने यहाँ, मैं बताऊं? देने का काम किया है। मैंने आपको क्या डेमोक्रेसी करी? भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड कर लेगा अंदर अध्यक्ष, इलेक्शन नहीं होंगे। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेचुरली डेमोक्रेसी का दुश्मन है। आप अपनी योजनाएं बताइए, आप अपनी चीजें बताइए, किन योजनाओं। अरे तो आइए, चलिए वन बाय वन इसी बात पे डिबेट हो जाए। सरदार जी, आप विषय को भटका के बात करते हो, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। भारत आइए वन बाय वन बात हो जाए। आपकी योजना में बताऊं, पे चले गए, वहां से लोगों का काम खत्म करते हैं, अपने लोगों का ही चले गए। अरे आप हमको मत। आपके यहाँ तो मनदीप भाई बात उनकी रख लेने दीजिए। आप ही दोनों बात करते रहेंगे तो और गेस्ट का मैं समय कब लूंगा। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रामपुर में अखिलेश बनाम आजम और भी अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी घोषित होंगे ना, तो यही स्थिति बनने वाली है। उसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्योंकि इस बार प्रत्याशियों में खींचातान बहुत है। इन सब पे चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे रुक करते हैं, अपने साथ कृष्णा पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका रुक करेंगे और इनसे जाने कि क्या सियासी गुणागणित है रामपुर और मुरादाबाद में, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के दलों को भी क्या दिक्कतें हो रही। कृष्णा जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान का जो परिस्थिति बना हुआ है विपक्ष के लिए, निश्चित तौर पर आपस में जो मसान और वो पहले पायदान पर ही दिख रहा है। आप कहीं न कहीं विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से आपको लड़ना चाहिए, जब आपस के बीच में ही सामने वाले पटकनी देने में और क्योंकि अब पब्लिक डोमेन, पहला नामांकन जो होता है पब्लिक डोमेन का फर्स्ट प्रोफाइल होता है, और अब पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरीके से आपके लोग ही खुद नियंत्रित नहीं है और 2-2, 3-3 फॉर्म भर लिए जा रहे हैं। मतलब ये देखिए, कोई भी पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, बिना पार्टी आला कमान के आदेश के यदि वो नामांकन करता है तो निश्चित तौर पर यह अनुशासनहीनता ही नहीं बल्कि वो बगावत की एक बू आती है वहां से, और ये बू यहाँ नहीं कि समाप्त हो जाएगा। अगर मना भी लिया जाए तो आगे कहीं न कहीं नुकसान करता है, पार्टी का निश्चित तौर पर नुकसान करेगा। जैसे आपने देखा मुरादाबाद वाली सीट पे SD असम निश्चित तौर पे, अभी जहां तक हम लोग की जानकारी है कि वो निश्चित तौर पे बगावत करेंगे कितनी भी, लेकिन जब आदमी मन बनाने मुझे लड़ना है तो कहीं न कहीं वो पार्टी का नुकसान करेंगे। ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, सपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, सबके लिए। यदि पहले पायदान पे ही आपकी पब्लिक डोमेन में चीजें सामने आ रही हैं और बगावत की सारी चीजें आ रही है तो वो पार्टी का ही नुकसान होता है। मैं ये सबके लिए सार्वजनिक बात कह रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ दिख रहा है वो सपा में बहुत जोर का घमासान दिख रहा है। आप ये सोचिए, पार्टी के मुखिया लगातार लोगों के साथ, अभी कुछ दिन पहले डिनर हुआ, इसके साथ लोगों के साथ बैठक की गई, इसके 2 दिन पहले बैठक किया गया,
मतलब ऐसी क्या नौबत आ रही है कि सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आजम खान जो उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जाने जाते थे सपा के कार्यकाल में, आपको भी पता होगा कि एक अखिलेश यादव थे, दूसरे आजम खान जी थे। अब ऐसे लोग यदि बगावत कर रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी एक पहिया खराब हो चुकी है और उसको हवा भरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये नुकसान कर देंगे। मुरादाबाद और रामपुर की सीट ऐसी है, रामपुर की सीट पे तो सपा का लगातार परचम लहराता रहा है, लेकिन वर्तमान का जो स्थिति है, चूंकि आपका जो एंगल चल रहा है, उस एंगल में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे उठा रही है। बीजेपी यही चाहती है इस तरीके की चीज हो, इस तरीके की चीज स्थापित हो जिससे कि आपके वोट का जो है ध्रुवीकरण हो, आपका वोट कई जगह बढ़ जाए और फिर बीजेपी वहां अपने आप को एक अच्छे दावेदार के रूप में मजबूती बीजेपी को दावा भी दिख रहा है। यदि आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो नेतृत्व क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। कम से कम ये तो बीजेपी में देखने को नहीं मिल रहा है कि यदि जहां से टिकट डिक्लेयर किया गया तो वहां से दूसरा प्रत्याशी जाकर नामांकन करे। अभी तक तो ये दिखने को नहीं आ रहा है। एक दो सीट है जहां इस तरह की बगावत है तो बीजेपी साफ, जैसे पीलीभीत का सीट था तो वरुण गांधी ने साफ अपने शब्दों में कहा कि पार्टी आलाकमान जो नेतृत्व की बात थी, यदि मैं अपनी मां का प्रचार करूंगा और जिम्मेदारी तय की जाती है तो निश्चित तौर पर उसका निर्माण करूंगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जबकि कांग्रेस की तरफ से वरुण गांधी को खुला ऑफर दिया गया कि आपका स्वागत है, आप निश्चित तौर पर चाहे तो हमारा हाथ थाम सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से बड़ा उनके लिए ऑफर दिया गया। तो ये चीज जो पार्टी की अंदरूनी चीजें होती हैं उसको अंदर ही रखना चाहिए, जब वो बाहर आती हैं तो निश्चित नुकसानदेह हो। बिल्कुल, सपा प्रवक्ता से जवाब लेते हैं। आजम भाई, क्या जो बातें भी कृष्णा पंडित कह रहे थे जिस तरीके से कि भाई सिर्फ आप ही क्या ये देखने को क्यों मिल रहा है, और एसटी हसन अगर नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस तरीके से उनका टिकट कटना नामांकन के बाद, तो क्या वो पार्टी के लिए क्यों काम करेंगे भाई कि हम सीट जीत के भी दे रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ दिक्कत भी हो रही है। कृष्णा पंडित जी जो कह रहे हैं वो थ्योरिटिकल चीजें कह रहे हैं, यकीनन सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन जहाँ तक रहा समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सांसद भी एक कार्यकर्ता होता है, जो उसे पार्टी से दिशा निर्देश मिलेंगे उसका वो पालन करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सांसद जी हैं वो पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे और पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी, एक चीज और है, और ये चुनाव मुद्दों को चुनाव है, जो जमीनी मुद्दे हैं समाज में, वो उस पे चुनाव होने जा रहा है। चुनाव बेरोजगारी पे होने जा रहा है, चुनाव किसानों पे होने जा रहा है। किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकी, भाजपा ने जो 2014 में वादा किया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो आय दुगनी नहीं हो सकी। किसान बॉर्डर पे अपने उसके लिए संघर्ष कर रहा है, और उसके साथ साथ एक चीज और इस अहंकारी सरकार ने किया है वो हम आप सब ने, मीडिया ने उसे देखा है। तो किसान और नौजवान पूरी तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंकने अभी एक अपडेट और दे दूं आपको, एक अपडेट और दे दूं आजम भाई, बताइए। इंडिया गठबंधन के अमरोहा के प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश अली, अब ये भी सपा कार्यालय पहुंचे तो यहाँ इनका विरोध हो गया, यहाँ पे लगातार उस पूरी बैठक में इनके मुर्दाबाद के नारे लग गए। हो सकता है आपके पास अपडेट होगा, मेरे पास अभी इस तरह के कोई अपडेट्स नहीं है, क्योंकि मैं काफी देर से डिबेट में हूँ, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं हूँ। इसका अपडेट आपके पास होगा। बरेली के एक नेता थे आदिब अली, अगर आप जानते हो तो। ठीक है, नहीं जानता। हाँ चलिए, एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को टिकट देने में उनको हिचकिचाहट होती है। बाद में वो बसपा में इस बार शामिल हुए हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बसपा में शामिल हुए। आप समझ सकते हैं कि जिसको जाना है वो तो आरोप लगाएगा, लेकिन यह आरोप लगाना, देखिए यह आरोप इस तरीके से लगना एक बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार अभी राज्यसभा चुनाव में आपने देखा कि हमारे 7-8 विधायक खेले जाते हैं, और उनमें से कितने विधायकों को अभी वाई श्रेणी और वाई श्रेणी प्लस सुरक्षा मिल जाती है। तब हम लोग कहते थे कि पैकेज मिला है, तो मीडिया कहती थी क्या पैकेज मिला है, अब वो पैकेज सामने आ रहा है। आप बताइए, 4 विधायकों को वाई श्रेणी सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? आखिर ऐसी क्या आ पड़ी थी कि वाई श्रेणी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? इसका मतलब अंडरहैंड डीलिंग्स उनकी हुई है सत्ता पक्ष के साथ, और हम कह रहे थे, तब मीडिया कहती थी कि आपको बताना पड़ेगा क्या पैकेज मिला है। अब पैकेज धीरे धीरे सामने आ रहा है, अभी कुछ दिन बाद ये भी सामने आ जाएगा और उन्हें क्या क्या चीजें मिली है। सरकार ने समीक्षा के आधार पर उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई होगी।
चलिए हाँ, वोट क्यों देने के बाद ही समीक्षा की जरूरत पड़ी। वोट जब तक नहीं दिया था तब तक समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल, मनदीप सिंह जी आपको जवाब पता दीजिए। नहीं है, जैसे पार्टी से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आपने देखा होगा, जिसपे ईडी पकड़ती है। अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी को ईडी पकड़ती है और वो भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। जब पकड़ती है तो खरीदते हैं और अप्रूवल बनाने के लिए भी खरीदते हैं। 34 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है वो आदमी जो शराब नीति का किंगपिन कहा जाता है। किंग एक तरफ उसको किंगपिन कह रहे हैं और उसी से 34 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं। इसका मतलब ये करप्शन बिल्कुल लीगलाइज कर दिया है भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। आपने अभी 40 मजदूर जो सुरंग में फंस गए थे, आपने तो आप सब ने मीडिया में 17 दिन खबरें चलाई हैं। वो नवयुग कंपनी काम कर रही थी, उसने भी 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। बताइए, इतनी घटिया कंपनी जो मजदूरों का ध्यान नहीं रख सकती थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के अपना ठेका चला रही थी। और वो बेचारे जो रेड माइंडर्स थे जिन्होंने 41 जानों को बचाया था, डीडीए ने उनके घरों को उजाड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष किसके साथ खड़ा रहना चाहता है और किसके विरोध में सत्ता पक्ष। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं आजम भाई। अब जरा मनदीप सिंह का जवाब भी तो ले लेते हैं, इन सब पे बोलेंगे क्या? जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो 4 जून को नतीजे इस बात का परिणाम होंगे। बिल्कुल, अब जरा आप बात कर लेते हैं। मनदीप जी जवाब दीजिए कि भाई रास्ते का माल सस्ते में मिल रहा है तो आप कुछ भी ले लेंगे क्या? अब उनको क्यों दे दिया था आपने? सिक्योरिटी आपकी तरफ से क्यों दी गई? सिक्योरिटी मैंने बताया कि किसी को जो समीक्षा सरकार करती है, कहीं अगर किसी को सुरक्षा की जरूरत होती है तो समीक्षा के आधार पर दी जाती है। ये सरकार का मामला है, इसमें कोई नहीं। कमलेश तिवारी की सिक्योरिटी को हटा दी थी। पार्टी से आए हैं, हो सकता है उनको उस पार्टी से डीजीपी को लिख दिया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया होगा कि मेरी जान तो खतरा है। चुनाव के बाद ही सबने लिख दिया एक साथ। क्यों विधायक भगा करके उनकी सिक्योरिटी करेंगे? आप बंधक बना के रखेंगे? कमलेश तिवारी की सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई? FIR करा दीजिए तिवारी जी। आप FIR भी तो नहीं कराते हो, जनता के साथ सड़क पर उतर के आओ। FIR आपके खाने में नहीं लिखी जाती, भी नहीं देते हो। आपके थाने में नहीं लिखी जाती। बड़ा आरोप है मनदीप जी, कह रहे हैं कि अब तो FIR थाने में लिखी ही नहीं जाती है। 2024 के चुनाव के बाद बहुत सी FIR होंगी। बिल्कुल होंगी या नहीं होंगी, ये सरकार 2024 के चुनाव के बाद। इसकी आप मुझको ना बताएं, हम लोग प्रवक्ता है, हम पार्टी बनेगी सरकार जी। जो सुनना चाह रही है, जो जानना चाह रही है, हम उसके लिए आए। FIR और कराना ये सरकार का काम होता है, हमारा आपका काम नहीं है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, हम इसके लिए आए हैं तिवारी जी। हमें नहीं पता कि किसके खिलाफ FIR होगी। आपकी पार्टी 2 डस्टबिन लिए घूम रही, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। मुझे कुछ नहीं। 4 जून 400 पार आपकी पार्टी बिल्कुल। आलोक जी मनदीप सिंह ने फिर कह, मनदीप सिंह भी उसी नारे को बुलंद कर रहे हैं, कह रहे 4 जून को 400 पार। अब सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ हैं। नवीन जिंदल और चलिए एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं ना। वैसे तो फिर नहीं, सबको रोकूंगा। मनदीप भाई आपको भी रोकूंगा, आजम भाई आपको भी। आलोक तिवारी के पास चलूंगा। आलोक जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करें। हम तो कह रहे हैं कि हम 400 पार, आप भी तो कहो, आपकी तैयारी उस लायक दिखाई। वो 4 जून को देख लेंगे, पहले मैं आलोक तिवारी के पास चलूंगा। के पार जा नहीं पा रहे, 400 पार जाएंगे। जब फर्स्ट डिवीजन की तैयारी करके बैठता है तो सेकंड डिवीजन पास होता है। मनदीप जी जवाब आ जाने दीजिए। मनदीप जी जवाब आ जाने दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दे लेने दीजिए। डिवीजन की बात न करिए, डिग्री डिस्प्यूटेड है। बिल्कुल, खाली आपकी डिग्री अच्छी है, बाकी सबकी डिस्प्यूटेड है। हमारे मनमोहन सिंह के पास बक्से में डिग्री थी, पूरी जिंदगी चली जाएगी गिनने में। लोगों को रोक नहीं। इतवार के दिन सरदार जी जब टाइप होता था तब कंप्यूटर में डिग्री बनी है। अभी कहते हैं कि गुरु नानक कबीर और वो सब एक साथ तपस्या करते थे। सरदार जी गुरु नानक जी कब पैदा हुए थे? बिल्कुल। गोरखनाथ कब पैदा हुए थे? बताओ। कोई समीक्षा नहीं है। सभी लोग, सभी महापुरुष, सभी संत हमारे लिए आदरणीय है। मेरे इसमें कोई टिप्पणी नहीं। आदरणीय है, पैदाइश पे क्यों डिस्प्यूट करते हो भाई? आप किसी को भी किसी तरह है। चलिए बिल्कुल। आलोक जी आपको भी रोकना चाहूंगा, मनदीप जी आपको भी रोकूंगा, और आजम खान साहब तो रुके ही हुए हैं। खैर
फाइनल कमेंट आजम भाई आपसे लूंगा। पार्टी में जो ये चल रहा है, क्या इससे 2024 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है? पूजनीय है। राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले लोग चलिए, हो। आप दोनों को रोकूंगा। आजम जी फाइनल कमेंट। कौन से राम है जो रम पीते हैं? चलाने वाले लोग हो आप। सीता जी जिन पीती है। कौन से राम तुम्हारे? हमारे राम रम नहीं पीते थे। अरे शर्म। आपको रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आलोक जी को रम पिलाता, उसको माला पहना के पार्टी में लेते हो राम का नाम। आप अपनी बात तो करो। जहां जहां आजम भाई फाइनल कमेंट। जी जी, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। समाज के जो जमीनी मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, उसके साथ हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने अपना पीडीएफ अखबारा बनाया है, हम बूथ लेवल पे हमने काम किया है। हम इनकी तरह प्रोपगंडा मशीनरी से काम नहीं कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जनता हमें आशीर्वाद देगी और 80 हराओ का नारा हमने उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। यकीनन ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उसे हम 1-2 दिन में दूर कर लेंगे। बिल्कुल, अब ये घटनाएं कितनी छोटी और कितनी बड़ी होती है आने वाला समय बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे रामपुर में अखिलेश बनाम आजम खां। सुनने में जरूर बड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां यही बता रही हैं कि जेल में मिल के आते हैं, उसके बाद जैसे जैसे टिकट का वितरण होता है वैसे वैसे मुरादाबाद, रामपुर का जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं हाई हो जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज का पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये कमाल अख्तर ने खुद इसकी पुष्टि की थी कि भाई एसटी हसन साहब का टिकट हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। ये तस्वीरें वो हैं जब रुचि जो अप्रत्याशी बन गई मुरादाबाद से, सपा के कार्यकर्ता उनका पुतला फूंक रहे थे। और ये दो तस्वीरें अमूमन आमने सामने होती नहीं हैं, लेकिन आज ये भी हो गया। अखिलेश यादव जब तो नामांकन को लेकर जिस तरीके से खींचातान हुई है, 30 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि कौन समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी। लेकिन आज नामांकन भी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ पर्चे वापस ले सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुलदीप पीलीभीत से जुड़े हुए हैं और आशीष यादव मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप आपके पास आएंगे। पीलीभीत में आज भाजपा के प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद और समाजवादी पार्टी का तो कल ही नामांकन हो गया था। फिलहाल वहां से और कितने नामांकन हुए हैं? बिल्कुल विशाल, पीलीभीत में आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज भाजपा के प्रत्याशी अपने आप को अनम्यूट करें कुलदीप। प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो माना ये जा रहा है कि आधा दर्जन नामांकन जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया उनको अगर छोड़ दे तो 3 लोग जो बसपा, सपा और भाजपा है, तीनों की कांटे की टक्कर है और तीनों प्रत्याशियों के नामांकन पूरे हो चुके हैं और अपने अपने चुनाव की तैयारी में तीनों पार्टियां जुट गई हैं। आज भाजपा ने जनसभा भी की है और जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और तमाम ऐसे मंत्री, राज्य मंत्री और पहुंचे थे और सभी ने कहा कि लगभग 80 सीट जो प्रदेश की है, 80 की 80 सीट जीतेंगे और सभी का नारा था। साथ ही जो कि भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं जितेंद्र प्रसाद और कांग्रेस से शामिल हुए थे भाजपा में और भाजपा में कैबिनेट के मंत्री रहे, अब वो पीलीभीत के सांसद प्रत्याशी हैं और उनको जिताने का संकल्प भाजपा के लोगों ने यहाँ लिया है। बिल्कुल, आशीष यादव जी हैं, वरिष्ठ सहयोगी है हमारे मुजफ्फरनगर से। आशीष जी, जिस तरीके से जो सियासी गुणागणित है, अगर उसकी बात करें, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि मुजफ्फरनगर एक बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक माहौल के परिदेश से भी बहुत अहम माना जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं संजीव बालियान वहाँ से सांसद हैं, कल उनका नामांकन हुआ और आज अंतिम दिन था नामांकन का। आशीष जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं बता दूं, कल
जो तीनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है नामांकन कर दिया था, सपा, बसपा और भाजपा ने, और तीनों ने अपनी तार ठोक दी थी। देखा जाए तो यहाँ जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उन्हें तीसरी बार चांस दिया गया है और वो उसे नामांकन कराने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद आए थे कल, और उसी के साथ हरेंद्र मलिक सपा से अपना नामांकन किया है और बसपा से जो है दारा सिंह प्रजापति ने किया है। देखने की बात है, जब बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति जब यहाँ उम्मीदवार बनाए गए तो यहाँ एक मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय में आप देखा जाए तो खास तौर से जो है इससे सीधा सीधा कर देखा जाए तो भाजपा को नुकसान होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह प्रजापति करीब यहाँ 1.5 लाख वोट प्रजापति का है, उसको देखते हुए अगर प्रजापति समाज प्रजापति को अगर सपोर्ट करता है तो उसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। और बाकी जो है यहाँ जैसे कि कल ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने तो जमानत जब्त तक की बात कह दी थी हरेंद्र मलिक जी की समाजवादी पार्टी से। उसी बात पे हरेंद्र मलिक ने कहा था जितनी साल से जितनी उनकी उम्र है इतनी साल से तो मैं राजनीति करता आ रहा हूँ। अब देखने की बात यह है कि जनता किसे मौका देती है और किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ होता है, और हिंदू बनाम मुस्लिम तो नहीं हो पाता। जैसे कि 2013 के दंगे के बाद 2014 में सरकार बनी थी भाजपा की, और 2013 जो यहाँ का मुजफ्फरनगर दंगा है वो बड़ा सुर्खियों में रहा था। पूरा चुनाव जो है 2013 के दंगों पे ही चुनाव सिमट के रह गया था मुजफ्फरनगर का। और मुजफ्फरनगर का क्या, आप पूरे यूपी का अगर चुनाव देखें तो 2013 का दंगे को भाजपा ने बहुत अच्छी तरह बुनाया था। अब देखने की बात यह है कि जिस तरह की 400 पार कह रही है भाजपा, और अखिलेश का नारा है कि 80 जो है यहाँ 80 सीटें जो है 80 के पार हम करेंगे, 80 हम लेंगे। तो अब देखना है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ऊंट किस करोड़ बैठता है। मुजफ्फरनगर की सीट सपा, बसपा और भाजपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला सीधा सीधा देखा जा रहा है। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला इस वजह से भी क्योंकि 1.5 लाख वोट, जैसा भी आपने बताया, दारा सिंह प्रजापति को, प्रजापति समाज से आते हो, प्रजापति वोट जो है वो 1.5 लाख है। कुलदीप आपके पास आएंगे, यहाँ के सांसद हुआ करते थे वरुण गांधी। वरुण गांधी की टिकट काट कर टिकट दी गई है जितिन प्रसाद को। जो वरुण गांधी के जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो किस तरफ है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, वो तो कह रहे कि वो तो हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। कुलदीप और विशाल, बिल्कुल जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काटा गया 2000 में, अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप अपने आप को। से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ कि अपनी ही पार्टी से बढ़ने लगी, और उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी की नीतियों का, अपनी पार्टी की योजनाओं का विरोध किया, किसान आंदोलन में शामिल हुए, किसान आंदोलन की योजनाओं में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाने लगे कि वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे या फिर विपक्ष में आएंगे। जनता में ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते वरुण गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करने लगे, भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने लगे। तो जनता में उथल पुथल हो गई कि भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अंतिम दिनों में जब उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह पर जितिन प्रसाद, जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको पीलीभीत से प्रत्याशी बनाया गया है, तो तमाम तरह की चर्चाएं थी। लेकिन आज जब प्रदेश अध्यक्ष पीलीभीत पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि वरुण गांधी हमारी पार्टी के, भाजपा के हैं और हमारे साथ हैं, उन्होंने ये कहा कि वरुण गांधी का सही जगह पर हम लोग उपयोग करेंगे, चूंकि वरुण गांधी भाजपा में है, और उनसे हम ये भी बात करेंगे कि वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार 2024 के चुनाव में करेंगे या नहीं करेंगे। विशाल, पब्लिक का वहाँ क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आबादी सिख समुदाय की भी है पीलीभीत में, और सिख समुदाय किसान वर्ग का है, गन्ना खेती वहाँ होती है लगातार, उसको लेकर जो किसानों में एंटी कन्वेंसी थी सरकार की, उसको लेकर क्या है किसानों का रुख? जिस तरह से सपा ने इस बार अपने, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य और कुर्मी बाहुल्य पीलीभीत लोकसभा सीट है, जो बहेड़ी विधानसभा बरेली की है वो भी पीलीभीत में आती है और वो भी कुर्मी बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है, और सपा ने इस समीकरण को देखते हुए एक कुर्मी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसका नुकसान सपा कर सकती है, और सपा भी मुस्लिम और कुर्मी बिरादरी को देखते हुए सपा मजबूती में भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए पीलीभीत में तैयार है। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि
जो ये पश्चिम है, ये किशोर किसकी सरकार बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आशीष जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 2024 का जो चुनावी माहौल है ना, अब वो गर्म होता जा रहा है, जिसकी पहली झलक आज रामपुर और मुरादाबाद में देखने को मिली। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।